रहीम या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल। तो भाई हमारी आज के डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा फंक्शंस ऑफ द ब्लड। हम ब्लड के देखते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम होते हैं। तो देखो अगर हम ब्लड की बात करें तो देखो ब्लड के हमने कहा था कि दो पार्ट होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। तो प्लाज्मा अलग काम करती है और सेल अलग काम करते हैं। तो आओ बहरहाल हम दोनों के काम देखते हैं कि क्या क्या इनके काम होते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, इसके क्या काम होते हैं। तो भाई आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना ये ब्लड प्लाज्मा की जिम्मेदारी है। आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करवाना जैसे यूरिया हो गई, ये ब्लड प्लाज्मा की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाना ये भी ब्लड प्लाज्मा की जिम्मेदारी है। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि फॉर सपोज करो कि हमारे पास कोई एक हार्मोन है जो ब्रेन में बन रहा है, लेकिन वो काम किडनी में कर रहा है। तो ब्रेन से किडनी तक ट्रांसपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी ब्लड की है, लेकिन ब्लड के किस पार्ट की है, तो वो भी आपके ब्लड प्लाज्मा की है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट होते हैं या जो केमिकल मैसेंजर जिन्हें आप हार्मोन्स कहते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वो ब्लड प्लाज्मा की जिम्मेदारी है। और उसके अलावा हमारी बॉडी में जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी किसकी जिम्मेदारी है, ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा के ये 5 काम हैं, बाकी जो 3 काम है वो हमारे ब्लड सेल्स के हैं। अच्छा, इसका जो पहला काम है ब्लड सेल का वो ये है कि ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना हीमोग्लोबिन के जरिए, आपने पूरा ये देखा हुआ है। उसके अलावा डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ ये हमें डिफेंस देते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, ठीक है। हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल है डब्ल्यूबीसी है, उनकी बात कर रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन लॉस बाय क्लोटिंग, अपने ही लॉस को बचाते हैं क्लोटिंग के मैकेनिज्म के जरिए। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है प्लेटलेट्स की, सही है बच्चा। तो ये जो 3 काम है ये हमारे ब्लड सेल के काम है, और ये जो 5 काम है ये हमारे किसके काम है, ब्लड प्लाज्मा के। तो कभी कभी आप लोगों के बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, तो आप लिख सकते हो बगैर चीट किए ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को समझाए हैं। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से ब्लड के डिसऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा वैसे तो हमारे पास ब्लड के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास ल्यूकीमिया है। अब आपको पता है कि ल्यूकीमिया किसे कहा जाता है, जब भी आपके ब्लड के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट डब्ल्यूबीसी की बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, और बड़े आसान लफ्जों में से ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि कैंसर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स। जब एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट होने लग जाए तो उसको कैंसर कहा जाता है, और ये एक किस्म का मैलिग्नेंट कैंसर है। देखो कैंसर 2 किस्मों के होते हैं, एक ये जो लिखा हुआ है जिसे आप मैलिग्नेंट कहते हो, दूसरा वो कैंसर जिसे आप बिनाइन कहते हो। अब ये जो बिनाइन है ये वो होता है कि ये अगर एक ही जगह पे तो वहीं पे रुका रहेगा, लेकिन अगर मैलिग्नेंट होगा ना तो ये पूरी बॉडी में क्या करता रहता है, फैलता रहता है। तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना ये फेटल होता है, ठीक है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, नतीजे में इंसान की डेथ हो जाती है। ये जो बिनाइन कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, इसके रिकवर होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन खैर है तो ये भी कैंसर। तो बहरहाल ये जो ल्यूकीमिया है ये आपका मैलिग्नेंट कैंसर है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। इसमें होता क्या है, जो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी है वो आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि भाई ये जो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी है ये हमारे ब्लड के अंदर क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ये कहता है कि इट इज द फेटल कंडीशन रिजल्टिंग इन डेथ, बहुत ही ये खतरनाक कंडीशन है, रिजल्ट में डेथ हो जाती है, और ज्यादातर तो इसकी वजह से हो जाती है कि बॉडी के अंदर क्या होने लग जाते हैं, हेमरेज होने लग जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है। बेटा देखो आपके डब्ल्यूबीसी है ना वो इन्फेक्शन लगने नहीं देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ वो लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग रखते हैं। अब जब डब्ल्यूबीसी ही खराब हो गए हैं, डब्ल्यूबीसी ही मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो नतीजे में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर हर इन्फेक्शन जो है हमला करेगा। आई मीन आपके जो अपने बैक्टीरिया है ना वो भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। पहले हावी इसलिए नहीं हो रहे थे, इन डब्ल्यूबीसी ने इनको इनकी औकात में रखा हुआ था, लेकिन जब डब्ल्यूबीसी वीक होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं और एबनॉर्मल बनते जा रहे हैं, तो बाहर वाले बैक्टीरिया तो दूर की बात, जो आपकी बॉडी के अपने बैक्टीरिया हैं वो भी आप पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, हावी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हेमरेज होना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो बोन मेरो के जो सेल होते हैं ना, अब आपको पता है कि ये डब्ल्यूबीसी कौन बनाता है, बोन मेरो के सेल ही बनाते हैं, जिन्हें आप स्टेम सेल कहते हो। अब ये स्टेम सेल डिफेक्टेड हो गए हैं, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की अमाउंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो नतीजे में जब हेमरेज होता है, हेमरेज का मतलब होता है ये आपकी ब्लड वेसल है, जब ये ब्लड वेसल यहाँ से रप्चर हो जाए और यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल से जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो इसे हेमरेज कहा जाता है। और आपकी बॉडी में हेमरेज तब होती है जब प्लेटिलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सही है बच्चा। और प्लेटिलेट्स की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि आपके जो WBC हैं वो एबनॉर्मल हो चुके हैं, और जो बोन मेरो के सेल हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, तभी वो एबनॉर्मल WBC भी बना रहे हैं और प्लेटिलेट्स की अमाउंट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये कहता है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट काज है ना ल्यूकीमिया का, वो अभी तक अननोन है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट काज इसका क्या है, जबकि कुछ काज हमें ये बताए जाते हैं, जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन हो गई, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, या रेट्रोवायरस हो गया, या जेनेटिकली ये जो है ल्यूकीमिया हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक आपको सिनेरियो बता देता हूँ, उसको बस अपने जहन में रखना है। देखो ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर ये डीएनए है, और डीएनए के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, जीन कहते हो, इंफॉर्मेशन के। अब इनमें से कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि हमारी सेल की ग्रोथ को, जो सेल की ग्रोथ होती है ना, उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि किसी रीजन की वजह से ये जीन खराब हो जाता है, ये जीन म्यूटेंट हो जाता है, या तो बाय बर्थ या दुनिया में आने के बाद, तो नतीजे में क्या होगा कि ये जो आपकी सेल की ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहेगी, अब ये एबनॉर्मल बन जाएगी। तो ये कहता है कि ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, ये आपके जीन को डिस्टर्ब कर देती हैं, जीन को खराब कर देती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जीन को चेंज कर देती हैं, रेट्रोवायरस इस जीन के साथ छेड़खानी करता है। जेनेटिकली ये जीन कभी कभी फंक्शनल नहीं होते, तो नतीजे में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ जो है सेल की शुरू हो जाती है, और नतीजे में फिर अगर वो WBC की एबनॉर्मल ग्रोथ है तो फिर नतीजे में क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। ये थोड़ा सा एक मैकेनिज्म था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो हमारे पास थैलेसीमिया का है। आप सब लोगों ने सुना होगा, थैलेसीमिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो बेटा थैलेसीमिया है, ये एक हेरिडेबल डिसऑर्डर है, यानी दुनिया में आने के बाद ये नहीं लगता, ये दुनिया में आने से पहले लगता है, यानी कि ये कंजीनाइटल है। कंजीनाइटल उनको कहा जाता है जो हमारे पास बाय बर्थ डिफेक्ट हो, यानी पैदा होते के साथ ही ये जो डिफेक्ट लगते हैं ना, इनको कंजीनाइटल डिफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, इस डिफेक्ट में होता क्या है, जो अमाउंट होती है ना हीमोग्लोबिन की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये जो आपकी थैलेसीमिया है, ये दो किस्मों की होती है, एक अल्फा थैलेसीमिया और दूसरी बीटा थैलेसीमिया। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इनमें क्या फर्क होता है और ये क्या कहानी है, तो भाई यहाँ समझो थोड़ा सा। देखो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, आपको पता है कि ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, तो इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होती है। इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर दो चेन होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। आपको पता है प्रोटीन किसकी बनी हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है, आप सब लोगों को पता है, मैं प्रोटीन पढ़वा चुका हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, एक ये पॉलीपेप्टाइड की चेन, दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड की चेन। इस चेन को कहा जाता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको कहा जाता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। बाय बर्थ कभी कभी ऐसा होता है कि बीटा चेन डिफेक्टेड हो जाती है, या बाय बर्थ कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्फा चेन है वो डिफेक्टेड हो जाती है। अगर अल्फा चेन डिफेक्टेड होगी फिर भी ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी, अगर बीटा चेन डिफेक्टेड होगी फिर भी ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो बहुत कम अमाउंट के अंदर बनेगी। तो ये कहता है कि अगर अल्फा चेन की वजह से प्रॉब्लम होगी तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहा जाएगा, अगर बीटा चेन की वजह से प्रॉब्लम होगी तो उसको बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। सही है बच्चा। तो ये कहता है कि अब हमने ज्यादा ऑब्जर्व किया है, ज्यादा नोट किया है, जो थैलेसीमिया होती है ना, वो ज्यादातर बीटा चेन की वजह से होती है। जो बीटा चेन के जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें से कुछ अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेटा ये अमीनो एसिड क्यों डिस्टर्ब होते हैं, नेचुरली क्यों डिस्टर्ब होते हैं, या बाय बर्थ के बाद क्यों डिस्टर्ब होते हैं, इसके बारे में एक पूरा का पूरा इंटर का जो चैप्टर है ना, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, उसमें एक टॉपिक है म्यूटेशन, उसके अंदर ये डिटेल डिस्कस की गई है। लेकिन अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक अल्फा चेन, दूसरी बीटा चेन। प्रॉब्लम इसके साथ भी हो सकती है, अल्फा चेन के साथ, प्रॉब्लम बीटा चेन के साथ भी हो सकती है। अगर प्रॉब्लम बीटा चेन के साथ होगी तो बीटा थैलेसीमिया, अगर प्रॉब्लम अल्फा चेन के साथ होगी तो अल्फा थैलेसीमिया कहा जाएगा। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है जो बीटा चेन की प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन है एज कंपेयर टू द अल्फा। अच्छा देखें, ये हमारे पास फादर है और ये हमारे पास मदर है, ठीक है। ये फीमेल है, या चलो मान लेते हैं ये फादर है, ये हमारे पास मदर है। अच्छा, होता ये है कि फॉर सपोज करो कि यहाँ से जो हीमोग्लोबिन आ रही है, जो ग्लोबिन प्रोटीन आ रही है वो नॉर्मल आ रही है, और यहाँ से जो हीमोग्लोबिन आ रही है वो आ रही है एबनॉर्मल।
एबनॉर्मल से क्या मुराद है? एबनॉर्मल से ये मुराद है कि ये जो हमारे पास मदर है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल से मुराद के बीटा चेन या अल्फा चेन डिस्टर्ब है, और जो फादर है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है। तो जब ये इन दोनों के क्रॉस से जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जब इनके बच्चे प्रोड्यूस होंगे, तो इनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल होंगे, उनको थैलेसीमिया नहीं होगा। और इस उनको थैलेसीमिया पता है कब फील होगा? उनको पता है ये कब फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर जो मदर से जीन मुझे मिला है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। तो जब ये हाइपोक्सिया वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, तो तब इनको थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हाँ, शायद मुझे एक मदर की तरफ से जीन जो मिला है ना, वो कौन सा है? डिफेक्टेड जीन मिला है, यानी कि डिफेक्टेड मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन मिली है। तो तब इनको फील होता है, और इस टाइप की एनीमिया को कहा जाता है माइल्ड एनीमिया। और जब फादर से सही जीन आए और मदर से डिफेक्टेड जीन आए, यानी कि फादर से हमें सही पॉलीपेप्टाइड चेन मिले, मदर से डिफेक्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन मिले, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोजाइगस। और इसमें माइल्ड एनीमिया होती है, जिसको माइनर थैलेसीमिया कहा जाता है। माइल्ड एनीमिया से मुराद है कि इसके जो आरबीसी हैं उनकी अमाउंट नॉर्मल रहती है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट नॉर्मल रहती है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी बहुत वो क्या रहती है? कम रहती है। यानी कि जैसे अगर मैं हूं और मेरे साथ ये बच्चा है, तो मेरे अंदर एनीमिया नहीं होगी, मैं बिल्कुल करेक्ट होऊंगा, लेकिन ये जो बच्चा होगा, तो जब ये हाइपोक्सिया होगी तो इनका उस वक्त आप जब ब्लड चेक करोगे तो इनके अंदर आपको क्या मिलेगी? माइल्ड एनीमिया। और इस टाइप की थैलेसीमिया को क्या कहा जाता है? माइनर थैलेसीमिया कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये हमारे पास मदर है, ये हमारे पास फादर है, मदर से भी डिफेक्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिली है, और फादर से भी हमें क्या मिली है? डिफेक्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन मिली है, यानी दोनों से हमें डिफेक्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन मिली है। तो यहाँ से जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसके अंदर जो है वो बिल्कुल क्या होगी? एनेमिक कंडीशन होगी, यानी कि उसके अंदर आरबीसी की कमी होगी, और उसको जो एनीमिया होगी उसको कहा जाता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया उसको कहा जाता है, आरबीसी बनेंगे तो सही, लेकिन बनने के साथ वो आसानी के साथ क्या हो जाएंगे? उसी वक्त टूट जाएंगे। इस टाइप की एनीमिया को क्या कहा जाता है? हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और इसमें माइनर थैलेसीमिया नहीं होती, मेजर थैलेसीमिया होती है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको क्या करवाना पड़ता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। वो भी हम एक अरसे तक करवा सकते हैं, एक ड्यूरेशन तक करवा सकते हैं, तो लिहाजा इनकी भी जो लाइफ स्पान होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर दोनों पेरेंट्स से, यानी मदर फादर दोनों से डिफेक्टेड हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। अगर एक से सही मिले, दूसरे से डिफेक्टेड, तो हेट्रोजाइगस। एक से, दोनों से अगर खराब मिले तो उसको होमोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस होगी तो उसको नॉर्मल केस में एनीमिया नहीं होगी, लेकिन जब कंडीशन हाइपोक्सिया होगी ना, तब आप इसका ब्लड सैंपल चेक करोगे तो आपको इसके अंदर माइल्ड थोड़ी सी एनीमिया नजर आएगी। इसको माइनर थैलेसीमिया कहा जाता है। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होती है ना, तो फिर इनको हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है, यानी आसानी के साथ इनके जो आरबीसी हैं वो टूट जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? यही करवाते हैं, तो वो डिफेक्टेड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास से हार्ट के ऊपर डिस्कशन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।